Okay, so next heading is हिस्टेरेसिस। ठीक है, जो नेक्स्ट हेडिंग है हिस्टेरेसिस है। अब हिस्टेरेसिस क्या होता है जरा समझ लीजिए। जब भी अपन किसी एक मैग्नेट सब्सटेंस को, खासतौर से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटाइज करते हैं, तो जब अपन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि जैसे जैसे हम इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेंगे, दैट मींस वी विल अप्लाई अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन इट एंड इट इज H। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर हमने यहाँ पर I और H के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो क्या कंडीशन बनेगी? शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बढ़ेंगी, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, फिर तेजी से बढ़ेगा और फिर एक जगह पर जाकर वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन लेवल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये कांस्टेंट हो गया, सैचुरेशन आ गया इसका। लेकिन इसी कंडीशन में अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू को कम करें, जैसे समझिएगा हमने किसी एक सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, अब अपन H की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रही है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रही है, H बढ़ रहा है, H बढ़ रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जा रही है। सब्सटेंस विल बिकम्स मैग्नेटाइज्ड एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। यहां पर अब आप H बढ़ाओगे तो I की वैल्यू नहीं बढ़ रही, ये कंडीशन आ गई इसमें। ठीक है, लेकिन अगर अपन ये देखें कि चलो ठीक है, जो पर्टिकुलर मैग्नेट जो सब्सटेंस जो उसके अंदर अरेंजमेंट हुआ था डोमेन्स का या जिसका भी, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो गया, जिसकी वजह से उनका मैक्सिमम सैचुरेशन, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब अगर अपन जो I जो यहाँ पर अपन H अप्लाई कर रहे थे, जो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे थे, उसकी वैल्यू को हमने डिक्रीज करना शुरू किया। कैसे डिक्रीज करोगे? वही करंट डिक्रीज कर दो सोलेनॉइड में, तो B की वैल्यू कम होने लगेगी। तो क्या देखते हैं, जैसे जैसे B कम हो रहा था वैसे वैसे क्या I भी कम हो रहा था? हाँ, हो रहा था। लेकिन ये देख रहे थे कि जैसे जैसे H की वैल्यू 0 आ गई तो क्या I की वैल्यू भी 0 आ गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब H 0 हुआ तब I की वैल्यू 0 नहीं हुई थी। मतलब सीधी सी बात यह है कि इस केस में अभी भी जो इसके अंदर जो पर्टिकुलर मैग्नेट जो एलिमेंट्री मैग्नेट रहे होंगे या डोमेन्स रहे होंगे, जो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहे होंगे, वो अभी अपनी पूरी डायरेक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। मतलब अभी भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, अभी भी वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज है। मतलब H की वैल्यू 0 करने के बाद भी अभी जो सब्सटेंस है वो अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है ना, वो अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नाउ अब क्या किया हमने, इसको H की वैल्यू को ही रिवर्स कर दिया। मतलब अभी इस डायरेक्शन लग रहा था, हम चाहते थे यार ये तो 0 हो जाए, नहीं हुआ 0, तो हमने क्या कर दिया, हमने डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को ही पलट दिया, जिससे ये तो पता पड़े कि कहां जाके 0 होता है। तो हमने क्या किया, उसको देखा तो वो 0 तो हो रहा था, लेकिन वो यहाँ कहीं आके 0 हो रहा था। मतलब वो इस पॉइंट पर आके कहीं पर 0 होता था। ठीक, फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा चलो ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करके देखते हैं। तो जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया तो क्या देखा कि ये सब्सटेंस पहले तो मैग्नेटाइज हुआ और फिर एक जगह पर जाके वो फिर वैसा का वैसा कुछ कर्व जैसा बनता दिखता है। ठीक है, फिर कुछ इस तरह का कर्व बनता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर, फिर वो सैचुरेशन लेवल आ गया। फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर से हमने डीमैग्नेटाइजेशन किया तो ये कुछ ऐसा, और ये पूरा का पूरा कर्व अगर बना ले तो कुछ ऐसा। क्या इंडिकेशन है इसका, क्या इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि जब अगर अपन करंट फील्ड की डायरेक्शन पढ़ा, मतलब हम अगर एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं फिर उसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो जब सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हो या फिर डीमैग्नेटाइज कर रहे हो तो उस समय पर कितना यहाँ पर किस तरह से मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो ये जो पूरा कर्व बना, ये यहां से यहां पर भी मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं हुआ था, यहां पर जाकर मैग्नेटाइजेशन खत्म हो रहा था। तो ये जो कर्व बनता है इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। लेकिन अगर आप इस पूरी प्रोसेस में देखो तो H की वैल्यू बढ़ती है, I की वैल्यू, जब H की वैल्यू अपन कम करते तब I की वैल्यू देर से कम होती है, फिर H की वैल्यू बढ़ाते तो फिर I की वैल्यू पीछे से आती है, फिर अपन H की वैल्यू, मतलब हर बार I की वैल्यू क्या हो रही है, पीछे चल रही है।
तो इस केस में दिस लैगिंग ऑफ I बिहाइंड द वैल्यू ऑफ H इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लैगिंग ऑफ I बिहाइंड द वैल्यू ऑफ H is called hysteresis. Here, so if we magnetize any substance, any ferromagnetic substance, if we magnetize any ferromagnetic substance, किसी ferromagnetic substance को अगर हम magnetize करें, if we magnetize any ferromagnetic substance, then during magnetization or demagnetization, during magnetization or demagnetization, if we plot a curve between I and H, then it is found that when H becomes 0, I is not 0, and in complete graph and in formation of complete curve, I always lags with H. Okay, I always lags with H. So this lagging of I, behind the value of H is called hysteresis. Okay, is called hysteresis. This lagging of I behind the value of H is called hysteresis. तो इसको हम क्या बोलते हैं, hysteresis term यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जरा, when H becomes 0, I is not 0. When H is 0, but I is not 0, but I is not 0. When H is 0, but I is not 0, then in this condition, material still possess magnetism called residual magnetism, or retentivity, called residual magnetism or retentivity. Residual magnetism बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, called residual magnetism or retentivity, जो कि यहाँ पर हम अगर इंडिकेट करें तो OA एंड OC जो है वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, या फिर क्या कहेंगे, रिटेंटिविटी। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ external field at which value of I becomes 0, the value of I becomes 0. Okay, the value of external field at which the value of I becomes 0 called
कोएर्सिविटी, क्या बोलेंगे उसको हम? कोएर्सिविटी बोलेंगे, ठीक। कोएर्सिविटी, COERCITIVITY, ठीक। तो ये कोएर्सिविटी है, चलिए ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ लूप है, द कंप्लीट एरिया ऑफ लूप, कंप्लीट एरिया ऑफ लूप indicates energy loss during magnetization and demagnetization. Magnetization and demagnetization. Energy loss during magnetization and demagnetization, it is indicated by this curve. ध्यान रखिएगा, हम कई बार ऐसे करंट का यूज करेंगे जिसको हम जैसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, एक साइकिल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो दूसरी साइकिल उसकी अपोजिट डायरेक्शन, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन बार बार अगर उसकी चेंज हो रही है किसी एक कंप्लीट सर्किट में, तो एक साइकिल क्या करती होगी, सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करती होगी, तो दूसरी साइकिल क्या करती होगी, सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करती होगी। तो जो भी पर्टिकुलर कोर उसमें होते होंगे जिसमें से करंट बार बार पास होता होगा, तो उसका सब्सटेंस एक बार मैग्नेटाइज होता होगा तो दूसरी बार डीमैग्नेटाइज होता होगा। मान लो सपोज आयरन कोर हम यूज करते हैं, तो वो एक बार मैग्नेटाइज हुआ, दूसरी बार डीमैग्नेटाइज हुआ। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर उसमें बन रही है, तो एक बड़ा एनर्जी, कहीं ना कहीं उस करंट की एनर्जी ये यूज कर रहा है ना, तो वो एक एनर्जी लॉस डेफिनेटली डेवलप होगा। इसलिए कई कंडक्टर्स जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट या किसी भी प्रकार से जिसमें बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उनको अगर हम यूज करते हैं, तो उसमें हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का मतलब ये होता है कि उसका मैग्नेटाइजेशन भी जल्दी होगा, डीमैग्नेटाइजेशन भी जल्दी होगा, एनर्जी लॉस उसमें क्या होगा, कम होगा, एरिया ऑफ लूप कैसा आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, समझ लीजिए। Okay, so magnetic levitation in diamagnetic material, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन मतलब क्या हुआ, आप ये समझ लो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का लेविटेट होना मतलब उठ जाना, हवा में उठ जाना, ठीक है ना, ऊपर की तरफ उठना एकदम से। तो ये कब कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि मैग्नेटिक लेविटेशन हो सकता है? आप लोग अच्छे से समझते हो कि डायमैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, कि जो कि अपोजिटली जहां जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाता होगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये बोले when a diamagnetic material, magnetic material is placed in external मैग्नेटिक फील्ड, यदि हमने किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है ना, तो अगर हमने किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा एंड इफ मटेरियल propelled by external field called magnetic levitation। मैग्नेटिक लेविटेशन आप लोगों ने हो सकता है कई बार ऐसा कहीं किसी वीडियो में देखा भी हो कि मैग्नेटिक लेविटेशन हुआ जैसे ही मान लो हमने कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की। सपोज हमारे पास एक बैटरी थी और इसको हमने किसी एक सोलेनॉइड से अरेंज किया, जोड़ा उसको, ठीक, और इसमें जो करंट डेवलप हुआ वो कुछ इस तरह से डेवलप हुआ
कि हम इसको ऐसा बना लेते हैं, यहाँ से इसको कुछ स्ट्रॉन्ग बैटरी है, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए इसमें, और एक पर्टिकुलर हमने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ रख दिया। हम सस्पेंशन बता रहे हैं डायरेक्ट, इसका प्रोपल्शन बता रहे हैं कि इसको हमने यहाँ पर किसी तरह से यहाँ पर अरेंज किया। तो क्या देख रहे हैं हम इसमें कि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे ही इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के ऊपर इसको रखा था, तो क्या देखते हैं कि जैसे इसमें से करंट डेवलप हुआ, जैसे इसमें से करंट जाना शुरू हुआ, करंट जाना अगर शुरू हुआ होगा तो करंट की डायरेक्शन अगर हम बनाए ऐसी कि ये करंट है, ठीक है, ये करंट चल रहा है, तो करंट अगर ये चल रहा है तो इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डेवलप हुई होगी। तो जैसे ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से डेवलप हुई तो इस सब्सटेंस से भी पास होना शुरू हुई होगी शुरुआत में। तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस ने अपोजिट डायरेक्शन में अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की होगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करती होंगी, इसको भी रिपल करती होंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से कोई भी एक सब्सटेंस हवा में उठ जाता होगा उसकी वजह से, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा ये मैग्नेटिक लेविटेशन तो है ही, क्योंकि यहां पर एक सब्सटेंस जो है ऊपर उठ गया। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, diamagnetic substance develops a field in opposite direction, a field in opposite direction develops a field in opposite direction which repel the external field and substance lifts, ओके। तो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये एक मैग्नेटिक लेविटेशन बनता होगा, लिख लीजिए। सुपरकंडक्टर्स एंड मैग्नेटिज्म, ध्यान दीजिए। सुपरकंडक्टर क्या होते हैं, कहते हैं सुपरकंडक्टर्स आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल। सुपरकंडक्टर जो होते हैं, सुपरकंडक्टर्स आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा अगर है, सुपरकंडक्टर अगर है तो वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल उसको माना जाता है। और ससेप्टिबिलिटी ऑफ सच मटेरियल, ऐसे मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो रखी जाती है वो होती है बेटा परफेक्ट मटेरियल के लिए वो होती है -1। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी 1 माइनस में होती है, और परफेक्ट डायमैग्नेटिक है तो उसके लिए -1 है। देयरफॉर परमिएबिलिटी ऑफ सच मटेरियल, अगर ऐसे मटेरियल है तो उसकी परमेबिलिटी क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान होगा ससेप्टिबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 माइनस चाई होता है, ठीक है। सॉरी, म्यू आर की वैल्यू अगर अपन लिखते हैं तो क्या होगी ये, म्यू आर की वैल्यू चाई -1 अगर रखोगे आप, तो क्योंकि ससेप्टिबिलिटी -1 है तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ससेप्टिबिलिटी -1 पर है तो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू जो होती थी वो कितनी होती थी, 1 प्लस चाई होती थी, है ना।
तो 1 प्लस चाइन के हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो सुपर कंडक्टर्स होते होंगे वो कंप्लीटली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देते होंगे। एक्सपेल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सुपर कंडक्टर है, तो सुपर कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसा होता है, जैसे ही हमने यहाँ पर से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की यहाँ से, तो इसके अंदर क्या होता है, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर खासियत ये होती है कि शुरुआत में तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, फिर इनके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप होने लगता है। देखने में एडी जैसा रहता है लेकिन एडी करंट नहीं होता। एडी करंट अपन पढ़ेंगे आगे, वो अलग होता है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये एडी करंट नहीं है, ये कुछ एक ऐसा करंट है जिसकी वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर रहा है। अब जब ये मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप कर रहा है, इसको हालांकि मीजनर इफेक्ट है उससे ज्यादा अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं, मीजनर इफेक्ट, लेकिन ये अभी अपन को समझना नहीं है, ना ये सिलेबस में आता है। तो मीजनर इफेक्ट से अपन इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो क्या करना है, ये क्या करता होगा, इसको अपोज करता होगा, ये मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से एक्सपेल कर देता है, मतलब बिल्कुल भी अपने अंदर से पास ही नहीं होता। तो जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर मटेरियल का म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब अगर इसका म्यू आर 0 है तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ऑब्वियस है कितनी होगी, 0 हो जाएगी इसके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक सुपर कंडक्टर होता है वो अपने अंदर क्या 0 रखता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 मेंटेन करता है सुपर कंडक्टर, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक चैप्टर, मैग्नेटिज्म, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ये सभी चीजें हमने इसमें पढ़ी हुई है। अब अगला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अभी